नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है जिस बहन की सगाई देकर भाई वापस आया। घर आते ही अपनी बहन को देख उसकी आंखें फटी रह गईं। हाथों से खून बहे जा रहा था। लेकिन शाम को घर लौटते ही वही लड़का बहू को पीटने लगा। आखिर क्यों? बहू पर किया गया यह जुल्म था या थी सज़ा? आखिर क्या था इसके पीछे का राज, आइए जानते हैं। सूरज, बेटा तेरी बहन की कॉलेज की फीस जानी है। बहू से कई बार मैं कह चुकी हूँ, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बहू से कहा था तो वह अनसुना करके चली गई। 2 दिन पहले सोनी ने भी उससे पैसे मांगे थे तो उसने कहा कि बाद में दे दूंगी। बार बार नीतू को भी पैसों के लिए रोकना टोकना ऐसे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए बेटा मैंने सोचा कि मैं ही आ जाऊं। इस पर सूरज बोला, क्या माँ, अभी तक नीतू ने कॉलेज की फीस नहीं भरी? तो शर्मिला जी बोली, कहाँ बेटा, अभी तो फीस जब भरेगी ना वो, जब बहू उसे फीस देगी। तो सूरज बोला, लेकिन माँ, नीतू को तो मैं 3 दिन पहले ही सोनी की फीस दे चुका हूँ। आप अभी रुको, मैं नीतू से बात करता हूँ। अपने लैपटॉप पर अपना काम करता हुआ सूरज नीतू को आवाज़ देने लगा, नीतू ज़रा यहाँ आना। शर्मिला जी भी वहीं बैठी हुई थीं। एक आवाज़ में जब नीतू नहीं आई तो सूरज ने दोबारा से उसे पुकारा और कहा, अरे नीतू, कहाँ बिजी हो भाई? 2 मिनट के लिए ज़रा यहाँ आ जाओ, कुछ ज़रूरी बात करनी है। इस पर नीतू अपने कमरे में आई और बोली, हाँ सूरज, क्या हुआ? कुछ ज़रूरी काम था क्या? किचन में खाना बना रही हूँ। नीतू की बात सुनकर सूरज बोला, बना लेना खाना। वो मैंने तुम्हें सोनी के कॉलेज की फ़ीस जमा करने के लिए पैसे दिए थे। तुमने अभी तक उसकी फ़ीस नहीं दी उसे। इस पर नीतू नज़रें चुराने लगी और बोली, वो सोनी ने मुझसे मांगा ही नहीं। तभी शर्मिला जी अपनी बहू से बोली, क्या क्या कहा बहू तुमने? तो अपनी सास को देखकर नीतू नज़रें चुराती हुई बोली, हाँ, मेरा मतलब कि सोनी ने पैसे मांगे तो थे, लेकिन उस वक्त मैं काम में बिजी थी। फिर मेरे दिमाग से निकल गया और उसने दोबारा मुझसे कहा ही नहीं। काम में बिजी होने की वजह से मुझे भी ध्यान नहीं रहा। दोबारा ध्यान दिला देती तो मैं देती नहीं क्या? तुम तो ऐसे ही कह रहे हो जैसे मुझे उसकी कॉलेज की फ़ीस ना देकर जाने क्या मिल जाएगा। आज नहीं तो कल फीस तो देनी ही है ना। अलमारी में रखे हुए हैं पैसे, निकाल कर दे देना। मैं किचन में खाना बनाने जा रही हूँ। इतना कहकर नीतू वहाँ से चली गई। सूरज ने उस वक्त तो कुछ ना कहा, लेकिन जब नाश्ता करने के लिए सूरज नीचे आया तो वह नीतू से बोला, नीतू, इस पर इतना नाराज होना अच्छी बात नहीं है। और फिर यह तो तुमसे किसी ने कुछ कहा भी नहीं ना यहाँ। बस मैं ही तुमसे सोनी की फीस के बारे में पूछ रहा था, पर तुम तो वहाँ से ऐसे नखरे में चली आई जैसे पता नहीं कि क्या हो गया। वह बात अब वही खत्म हो गई और सूरज अपने ऑफिस के लिए निकल गया। शर्मिला जी भी अपनी पड़ोसन के यहाँ भजन कीर्तन करने चली गईं। दोनों बच्चे भी अपने स्कूल चले गए और सोनी भी अपने कॉलेज के लिए निकल गई। लेकिन नीतू घर पर बैठे बैठे बड़बड़ाए जा रही थी। अभी तक घर साफ नहीं हुआ था, इसीलिए घर की सफाई करती हुई नीतू गुस्से में बड़बड़ाए जा रही थी। यहाँ माँ बेटी दोनों अपने आप को समझती क्या हैं? जब देखो तब मेरे सिर पर तांडव करने को तैयार बैठी रहती हैं। अरे, ज़रा सी बात का बतंगड़ बना दिया। क्या ज़रूरत थी इतना तमाशा दिखाने की? एक तो दोनों माँ बेटी कितने सालों से बोझ बनी बैठी हैं, ऊपर से हर बार पैसे मांगने के लिए यहाँ आकर खड़ी हो जाती हैं और शर्म भी नहीं आती। बेटी तो बेटी, माँ भी पूरी बेशर्म है। बुढ़ापे में खुद के जीवन का तो पता नहीं, फिर भी खुद के ऊपर और अपनी बेटी के ऊपर पैसे उड़ाने में लगी रहती है। कभी यह नहीं कहा कि नहीं बेटा, इस चीज़ के लिए पैसे मत खर्च करो,
माँ बेटी को जितना भी कर लो उतना ही कम लगा रहता है। न जाने खुद को क्या समझती है। नीतू यह सब बड़बड़ाती रही और काम निपटाने के बाद आराम करने लगी। दोपहर तक बच्चों को जब स्कूल से लाने का समय हुआ तो शर्मिला जी दोनों बच्चों को स्कूल से ले आईं। घर आते ही बच्चे शोर मचाने लगे, जिससे नीतू की नींद खुल गई। शर्मिला जी तो बच्चों को कह ही रही थीं कि बेटा इतना शोर मत करो, तुम्हारी मम्मी अभी सोई है। मैं तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म खाना बना देती हूँ, अपनी मम्मी को परेशान मत करो। लेकिन अब क्योंकि नीतू जाग चुकी थी तो बच्चों ने नीतू से अपने लिए मीठे पराठे बनाने को कहा। तो नीतू शर्मिला जी से बोली, आपसे बच्चे भी नहीं संभाले जाते क्या? ज़रा मेरी तबीयत खराब क्या हो गई, आपसे एक दिन बच्चे नहीं संभाले गए? यह जो मांग रहे हैं इन्हें बनाकर दे नहीं सकती क्या आप? आपको दिखाई नहीं देता कि मैं सो रही थी? अपने कमरे में मेरी नींद खराब करवा दी। जब नीतू अपनी सास शर्मिला जी पर चिल्लाकर पड़ी तो छोटे छोटे बच्चे कहने लगे कि मम्मी, दादी ने तो कुछ नहीं किया, शोर तो हम मचा रहे थे। सॉरी मम्मी, दादी ने तो मना किया था। लेकिन इससे आगे कि बच्चे कुछ और कह पाएं, तेज आवाज में नीतू ने बच्चों को डांट दिया और बोली, ज़्यादा तरफदारी करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि कौन क्या कह रहा था। चुपचाप अपना मुंह बंद करो और खाना खाकर ट्यूशन चले जाना। ज़्यादा चापलूसी करने की कोशिश मत करो। बच्चों को धमकाकर नीतू अपने कमरे में चली गई और आराम करने लगी। इधर नीतू की फटकार सुनकर बच्चों का मुंह उतर गया। उदास होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे तो उनकी दादी ने प्यार से उन्हें समझाया, पुचकार कर वही कुर्सियों पर बैठाया और उनके लिए मीठे पराठे बनाकर उन्हें खिलाए। थोड़ी देर बाद बच्चों को ट्यूशन भेज दिया। बच्चों के ट्यूशन जाने के बाद शर्मिला जी ने घर का काम निपटाया और आराम करने लगीं। ऐसे ही हर दिन का उनका नियम था। सुबह उठकर उनकी बहू बेटे के लिए नाश्ता बनाकर तैयार कर देती और उसका लंच बनाकर तैयार कर देती और सूरज के जाने के बाद महारानी की तरह कमरे में जाकर लेट जाती। जब तक सूरज घर के अंदर रहता तब तक तो इतना काम करके दिखाती, इतनी कमीरी बनकर दिखाती कि जैसे घर के सारे काम खुद ही करती है। शर्मिला जी को कुछ करने ही नहीं देती। यहाँ तक कि कई बार तो सूरज के सामने शर्मिला जी को उनके कमरे में ही पानी वानी सब देकर आती थी, जिससे सूरज को भी लगता था कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, कितनी समझदार है, मेरी माँ का कितना ख्याल रखती है। इसीलिए सूरज भी निश्चिंत रहता था। शाम को जब तक सूरज लौटता तब तक घर का सारा काम खत्म हो चुका होता था। इसीलिए सूरज को कभी पता ही न चला कि उसके जाने के बाद पूरे दिन काम कौन करता है और शाम को घर का सारा काम कौन निपटाता है। शुरू शुरू में सूरज को खाने का स्वाद देखकर लगा, लेकिन नीतू ने उसे यह कहकर बहला दिया कि अब मैंने खाना माँ जी से बनाना सीख लिया है तो स्वाद भी तो वैसा ही आएगा ना। और सूरज भी उसकी इस बात को मानकर बैठ गया। इधर दोनों बच्चे अपनी दादी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन बच्चे जितना प्यार अपनी दादी और अपनी बुआ से करते थे, नीतू के मन में दोनों के लिए उतनी ही नफरत थी। पहले तो यह सिर्फ नाराज़गी और गुस्सा था, लेकिन बीतते वक्त के साथ यह नाराज़गी कब नफरत में बदल गई, खुद नीतू को भी पता न चला। हालांकि सोनी और शर्मिला जी ने कभी भी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, लेकिन क्योंकि सूरज उनका इकलौता बेटा था और अब जब शर्मिला जी के पति की मौत हुई तो उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारियां सूरज के कंधों पर आन पड़ी थीं, जिन्हें सूरज ने बखूबी निभाया भी। उसने न सिर्फ अपनी माँ और अपनी बहन बल्कि अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भी बहुत अच्छी तरह से संभाला। सूरज ने कभी भी ना ही तो कुछ शिकायत का मौका दिया और
उसने हमेशा ही उनकी हर ज़रूरत का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। लेकिन नीतू को अब अपनी सास और ननद के खर्चे बहुत खटकने लगे थे। जब भी अपने किसी खर्चे के लिए वे लोग सूरज से पैसे मांगती, तो नीतू बस इसी पर नजरें डिगा देती कि सूरज उन्हें कितने पैसे दे रहा है। कई बार तो इस चीज को लेकर सूरज से उसकी बहस भी हो गई, और इसीलिए सूरज ने भी उन दोनों को केवल उनकी ज़रूरत के हिसाब से ही पैसे देना शुरू कर दिया था। और काफ़ी समय से सूरज केवल उतने ही पैसे सोनी के हाथ में दिया करता जितने बहुत ज़रूरी हों, क्योंकि सूरज को नीतू ने समझाया कि इतने पैसे लेकर अगर सोनी कॉलेज जाएगी तो बिना बात अपने यार दोस्तों के साथ इधर उधर घूमती फिरेगी। इतने फालतू पैसे की क्या ज़रूरत, खामखा पैसे की बर्बादी ही तो है। और फिर ज़्यादा खर्चीली बनाओगे तो इसके ससुराल वाले इसके इतने नखरे थोड़ी झेल पाएंगे, और रोज़ लड़कर यहीं झगड़ा करके आ जाएगी, जिससे ना सिर्फ तुम्हारी बल्कि माँ जी की भी बदनामी होगी। इसीलिए थोड़ा सोच समझ कर चला करो। सूरज ने भी इन सब बातों को समझते हुए सोनी की ज़रूरत के हिसाब से उसे पैसे देना शुरू कर दिया था। और अब भी सोनी की कॉलेज की फीस देने के लिए सूरज ने कई दिन पहले ही नीतू को पैसे दे रखे थे, और सोनी ने कई बार उससे पैसे मांगे भी। लेकिन नीतू हर बार आजकल करके टाल दिया करती थी। लेकिन आज तो शर्मिला जी ने सूरज के सामने ही कॉलेज की फीस देने की बात कह दी। उन्होंने नीतू से कुछ मांगा ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि नीतू फिर से बात को टाल देगी। लेकिन सूरज के सामने जब उन्होंने यह बात की और सूरज ने नीतू को टोका कि कई दिन से पैसे देने के बाद भी तुमने अभी तक फीस क्यों नहीं दी, तो यह बात नीतू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और वह अपनी सास और ननद से और भी ज़्यादा चिढ़ने लगी थी। हर समय उन्हें परेशान करने के बहाने ढूंढने लगी। बच्चे अपनी दादी और बुआ को बहुत प्यार करते थे, लेकिन बेचारे छोटे थे, इसीलिए कुछ कर नहीं सकते थे। और शर्मिला जी भी बस यही सोच बैठी थीं कि एक बार सोनी की पढ़ाई पूरी हो जाए तो उसके शादी विवाह के बाद वे भी निश्चिंत हो जाएंगी, और फिर किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं रहेगी। बहू को जो जैसे करना है वह वैसे करती रहेगी। बस यही सोचकर वे भी अपना समय काट रही थीं। और देखते ही देखते वह दिन भी जल्दी ही आ गया जब सोनी के कॉलेज का लास्ट ईयर ख़त्म होने वाला था। अब कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म होने को ही थी। सोनी ने सूरज से कहा कि भैया, मैं प्राइवेट नौकरी करके आपकी थोड़ी बहुत मदद करना चाहती हूँ। लेकिन सूरज ने उसे साफ मना कर दिया कि नहीं बहन, ईश्वर ने तेरे भाई को इतना काबिल बनाया है, और फिर तुझे पढ़ाने लिखाने का मकसद सिर्फ यह नहीं कि मैं तुझसे काम करवाना चाहता हूँ, बल्कि यह भी है कि कल को जीवन में कैसी भी मुसीबत आन पड़े, तू अपनी शिक्षा के आधार पर तू हर मुश्किल से लड़ सकती है, अपने लिए खड़ी हो सकती है। ऐसी बातें समझाकर सूरज ने सोनी को मना कर दिया, और आखिरकार अब उसने अपनी बहन के लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिया। और जल्दी ही सूरज के एक रिश्तेदार ने सोनी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता बताया। लेकिन लड़का बहुत ही अच्छे परिवार से था। हालांकि उन लोगों की कोई मांग नहीं थी, लेकिन फिर भी सूरज ने अपनी बहन के लिए बहुत कुछ सोच रखा था। तो इसीलिए सूरज ने लड़के को देखकर रिश्ता पक्का कर दिया। और उसके बाद एक दिन जब वे सब लोग घर में बैठकर एक साथ चाय पी रहे थे, तब सूरज ने अपनी माँ को कहा कि माँ, मैंने सोनी की शादी के लिए यह सब सोच रखा है। उसकी शादी में हम ऐसे ऐसे फंक्शन करवाएंगे और ऐसा अरेंजमेंट होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा माँ, जैसा बाबूजी चाहते थे, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा। यह सब सुनकर शर्मिला जी और सोनी दोनों ही बहुत खुश थे कि उनके बिना कुछ कहे ही सूरज उनके बारे में इतना सोच कर चलता है। लेकिन यह सब सुनकर
नीतू तो बिल्कुल बेचैन सी हो गई और सबके बीच से उठकर जैसे ही सूरज कमरे में गया तो वे उसके सिर पर चढ़ बैठी और बोली, नीचे तुम क्या कह रहे थे? सूरज, क्या तुमने सचमुच अपनी बहन की शादी के लिए इतना सब सोच रखा है? यह सब सुनकर सूरज हंसता हुआ बोला, अरे नीतू, मुझे तो लगा था कि तुम पता नहीं क्या कहोगी, लेकिन तुम तो हद करती हो। अरे इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? सच में सब कुछ ऐसा ही करने का सोचा है मैंने। सूरज की बात सुनकर नीतू गुस्से में पैर पटकती हुई उसके पास आई और बोली, अच्छा, और इतना पैसा कहाँ से आएगा? सपने तो तुम्हारी माँ और बहन ने बड़े ऊंचे ऊंचे देख रखे हैं। यह सब कुछ करने के लिए उन दोनों ने ही कहा होगा ना तुमसे। नीतू की बात सुनकर सूरज बोला, यह तुम कैसी बात कर रही हो नीतू? भला सोनी मुझे अपनी शादी में ऐसा अरेंजमेंट करने के लिए क्यों कहेगी? उसने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा। यह सब कुछ तो मैं अपने मन से करना चाहता हूँ। इकलौती तो बहन है मेरी, और अगर मैं उसके लिए इतना भी ना कर सकूं तो मैं किस काम का? और वैसे भी बेटियों की शादी तो जितनी धूमधाम से की जाए उतना अच्छा। गुस्से में नीतू बोली, लेकिन वह तुम्हारी बेटी नहीं है, बहन है बहन, और बहन की तरह ही रखो, और खुद भी उसके भाई बनकर रहो। बाप बनने की कोशिश मत करो। यह बात सुनकर सूरज को गुस्सा आ गया और बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या नीतू? क्या बकवास बातें कर रही हो तुम? तो गुस्से में नीतू भी बोली, मैं बकवास कर रही हूँ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतना सब सोच कर बैठे हो। सब कुछ बातों से नहीं होता, हर चीज में पैसे लगते हैं, पैसे। अरे इतने पैसे कहाँ से लेकर आओगे? इतना सब कुछ सोच बैठे हो, वेडिंग प्लानर को बुलाओगे? हद कर दी बिल्कुल। जैसे और तो किसी की शादी होती ही नहीं है। अरे हल्की फुल्की ऐसे ही शादी करवा करू कर छुट्टी करो, अपना सरदर्द अपने सर से हटाओ। लेकिन नहीं, तुम तो सरदर्द बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। यह सब सुनकर सूरज को बहुत तेज गुस्सा आया और गुस्से में वह चिल्लाकर बोला, बस करो, नहीं तो। वरना गुस्से में सूरज नीतू को थप्पड़ मारने ही वाला था कि उसने अपने गुस्से को काबू कर लिया और अपने हाथ को वहीं रोक दिया। गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचता हुआ सूरज बोला, तुमसे तो दिमाग मारना ही बेकार है। भाड़ में जाओ तुम, तुम्हें जो करना है तुम करो। मैं अपनी माँ और बहन के लिए जो करना चाहता हूँ वह करूँगा। बीच में बोलने की कोशिश मत करना। इतना कहकर सूरज कमरे से बाहर निकल गया। तब नीतू वहीं खड़ी खड़ी रोती रही। गुस्से में लाल उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और रोती हुई नीतू अपनी सास और ननंद को कोसने लगी। तुम दोनों की वजह से आज जो हुआ है ना, उसकी सज़ा तो तुम दोनों को भुगतनी पड़ेगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब देखो, मैं तुम दोनों माँ बेटी का क्या हश्र करती हूँ। तुम्हें किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। मेरे पति को मेरे खिलाफ करके बहुत इतरा रही है ना दोनों। मैं तेरा घर भी नहीं बसने दूंगी। इतना कहकर नीतू ने अपने आंसू पोंछे और मुंह धोने चली गई। इधर गुस्से में सूरज बाहर निकला तो शर्मिला जी ने उससे पूछा कि क्या हुआ बेटा, इतना गुस्से में क्यों है? सब कुछ ठीक तो है ना? तो सूरज ने उन्हें कुछ नहीं बताया और बोला कि हाँ माँ, सब ठीक है, आप परेशान मत होइए, कोई परेशानी नहीं है, मैं टेंट वाले से बात करके आता हूँ। कहता हुआ सूरज बाहर चला गया। इधर शर्मिला जी सोच रही थीं, ऐसा क्या हुआ? अभी तक तो इतना चहक रहा था, एकदम से इसका मुंह कैसे उतर गया? चलो, जब आएगा तो पूछ लूंगी। अब ऐसे ही समय बीतने लगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में सोनी की शादी थी, इसीलिए घर में मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। बहुत सारे मेहमान घर में आए हुए थे और थोड़े ही दिनों में हल्दी की रस्म भी शुरू होने वाली थी। लेकिन अभी तक नीतू का दिमाग शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे ही मन में गुस्सा लिए अपने कमरे में वह बैठी रही।
आस पड़ोस के कुछ रिश्तेदार आए तो उन्होंने उसे मनाया और नीचे लेकर आए। आखिरकार उन्होंने नीतू को बहुत समझाया, लेकिन किसी के भी समझाने पर नीतू नहीं मानी। फिर उसकी बहन ने उससे कुछ कहा और उसकी बात सुनते ही नीतू फट से नीचे आ गई और हंसी खुशी हल्दी की रस्म में शामिल हुई। यह तो किसी को नहीं पता था कि आखिर उसने ऐसा क्या समझाया। तो हर दिन अब नीतू खुशी खुशी शादी की रस्मों में शामिल होती और हर एक रस्म में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती। अब तो सूरज, जो कि नीतू से बहुत गुस्सा था, नीतू का बदला व्यवहार देखकर वह भी बहुत खुश था कि आखिरकार देर सवेर ही सही इसकी अकल ठिकाने तो आ गई। लेकिन असल में नीतू के मन में क्या चल रहा था यह तो कोई नहीं जानता था। ऊपर से देखने में सब कुछ बहुत अच्छा ही लग रहा था। परिवार में अब सब कुछ अच्छा था। हंसी खुशी सब रस्में एक एक करके निपटती जा रही थीं। शादी के एक दिन पहले सगाई की रस्म हुई, जिसमें सभी लोग तोहफे के नाम पर अपनी तरफ से दान दहेज की चीज़ें लेकर लड़के वालों के घर पहुँचे। सूरज और घर के अन्य सभी मेहमान सगाई में जा रहे थे कि तभी नीतू को कोई काम याद आया और वह वहीं रुक गई। घंटे 2 घंटे बाद नीतू, उसकी बहन और उनके कुछ और रिश्तेदारों के साथ वे दोनों भी लड़के वालों के यहाँ पहुँच गईं। सारी रस्में बहुत अच्छे से निभाई गईं और फिर थोड़ी ही देर बाद जब सभी रस्में अच्छे से पूरी हो गईं तो सब लोग अपने घर वापस लौट आए। लेकिन घर पहुंचकर सब लोग जब सोनी के कमरे में गए तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि सोनी वहां बेहोश पड़ी हुई थी। उसके हाथों से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि सोनी ने अपनी जान लेने की कोशिश की है। यह सब देखते ही सब घबरा गए। सूरज ने अपनी बहन को गोद में उठाया और फौरन ही डॉक्टर के पास ले पहुंचा। डॉक्टर ने फौरन उसका इलाज शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक किसी को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा हुआ क्या, क्योंकि सोनी तो अपनी शादी से बहुत खुश थी और उसे कोई परेशानी भी नहीं थी। फिर अचानक वह ऐसा कदम भला क्यों उठाने लगी? यह बात वहां उपस्थित इतने लोगों में से किसी को भी समझ ही नहीं आ रही थी। लेकिन इस बात से पर्दा केवल तभी उठाया जा सकता था जब सोनी को होश आ जाए। ईश्वर की कृपा रही कि कुछ ही देर में सोनी को होश आ गया। डॉक्टर ने बाहर आकर बताया कि आप में से कोई जाकर उनसे मिल सकता है। सबसे पहले सूरज अपनी बहन से मिलने के लिए गया। साथ में शर्मिला जी भी गईं। अभी तक सब लोग अस्पताल पहुंच चुके थे, लेकिन नीतू इन सब से दूर ही थी। जैसे ही डॉक्टर ने कहा तो सूरज अंदर गया और सूरज को देखते ही सोनी बहुत ज़ोर से रोने लगी। सोनी को यूं रोता हुआ देखकर सूरज उसके पास पहुंचा और पास पहुंचते ही सोनी ने अपने भाई को गले लगा लिया और बहुत तेज तेज रोने लगी। उसे यूं रोता हुआ देखकर सूरज को कुछ समझ नहीं आया और वह उसे चुप कराने लगा। उसे समझाते हुए सूरज ने कहा कि बिल्कुल परेशान मत हो सोनी, आखिर क्या हुआ है मुझे बता तो सही। तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है। क्या हुआ है? तूने यह सब क्यों किया? तुझे शादी नहीं करनी क्या? तूने शादी की वजह से यह सब करने की कोशिश की है क्या? बता मुझे कि क्या बात है। अगर तू शादी नहीं करना चाहती तो बता दे मुझे, मैं अभी लड़के वालों को मना कर देता हूँ। कोई भी चीज़ मेरे लिए तुझसे बढ़कर नहीं है। ऐसे में सूरज को इतना परेशान होता हुआ देखकर सोनी ने कहा कि नहीं भैया, मुझे शादी से कोई परेशानी नहीं है। मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। तो क्या हुआ जो तूने ऐसा कदम उठाने की कोशिश की? सोचता हुआ सूरज परेशान भी था। अपनी बहन से जानना चाहता था कि आखिर उसने ऐसी कोशिश क्यों की। यह सब सुनकर सोनी अपनी नज़रें चुराने लगी। तब सूरज ने कहा
कि तू मुझे कुछ बताती क्यों नहीं? आखिर यह सब तूने क्यों किया? तब सोनी ने अपने भैया के आगे अपना फ़ोन कर दिया। फ़ोन में सूरज ने जो देखा उसे देखकर सूरज की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। साथ में शर्मिला जी ने जब फ़ोन में झांक कर देखा तो उन्हें भी बहुत ज़ोर से गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने सोनी को ही 3-4 थप्पड़ रख दिए और सोनी को पीटते हुए उससे कहने लगीं, अरे बेशर्म, तूने हमारी नाक कटा दी। दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा हमें। आखिर ऐसी भी क्या कमी की थी हमने तेरी परवरिश में जो आज हमें यह दिन दिखा रही है। गुस्से में भी वे सोनी को पीटने लगीं तो सूरज बीच में आया और अपनी बहन को बचाया और बोला, माँ रुक जाइए, इतनी जल्दी कोई भी फैसला लेना सही नहीं है। सोनी, यह सब क्या है? यह फ़ोटोज़? दरअसल सोनी के फ़ोन में कुछ ऐसी फ़ोटोज़ थीं जिनमें सोनी ने पूरे कपड़े भी नहीं ठीक से पहने हुए थे और यह सब फ़ोटोज़ किसी ने सोनी को आज दोपहर ही भेजीं। यह सब देखकर सोनी को जब कुछ समझ ना आया तो उसने यह कदम उठाया। अब वह बेचारी भला क्या ही कर सकती थी। रोती हुई सोनी अपनी माँ से बोली कि माँ, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको या भैया को दुनिया के सामने कभी भी शर्मिंदा होना पड़े। मैं नहीं जानती कि यह सब कैसे हुआ और किसने किया। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया कि मेरी वजह से दूसरों के सामने आपको नीचा देखना पड़े। मैं नहीं जानती कि यह फ़ोटोज़ कैसी हैं, या हो सकता है कि किसी ने मेरी फ़ोटोज़ के साथ मॉर्फिंग की हो भैया, लेकिन मैं यह बात किसी को समझा नहीं सकती। कल ही मेरी शादी होने वाली है, पर जिसने फ़ोटोज़ मुझे भेजी हैं, अगर उसने गलती से भी यह फ़ोटोज़ लड़के के पास भेज दी तो क्या होगा भैया? यही सब सोच सोच कर मेरा दिमाग फटा जा रहा था और गुस्से में मैंने यह कदम उठा लिया। तब सूरज ने अपनी बहन को कंधा दिया और कहा कि यह सब करने से कुछ नहीं होगा सोनी। अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें न्याय दिला कर रहूँगा। यह फ़ोटो मॉर्फिंग है या ओरिजिनल है, जो भी है, मैं पता करवा कर रहूँगा। सूरज ने अपनी बहन पर भरोसा दिखाया और जल्दी ही उसने एक पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाई और साइबर अपराधियों को पकड़ने वाली एक टीम के द्वारा यह पता लगा लिया गया कि फ़ोटो जिस इंसान ने भेजी है वह इंसान कोई और नहीं बल्कि नीतू नाम की कोई महिला है, क्योंकि उसी के नाम से वह सिम रजिस्टर्ड है जिस नंबर से यह फ़ोटोज़ भेजी गई थीं। यह सुनते ही सूरज को बड़ा धक्का लगा कि यह सब कैसे हो सकता है। यह सब नीतू ने किया है। लेकिन ऑफिसर्स के बताने पर अब उन्हें सच पता चल ही चुका था। अभी तक सब कुछ ठीक था और यह बात केवल घर में ही थी। अपने अच्छे संबंधों के कारण और अच्छे अधिकारियों के साथ जान पहचान के कारण सूरज ने इतनी जानकारी इतनी जल्दी ही इकट्ठा कर ली थी और सोनी के ससुराल वालों को केवल इतना बताया गया कि सोनी को तेज़ बुखार आ गया था अचानक से, जिसके कारण उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। पूरी सच्चाई किसी ने भी उन्हें नहीं बताई थी। ऐसे में फिर सामने सच को लाना बहुत बड़ी चीज़ थी। इसीलिए सूरज ने इतनी जल्दबाजी में सब कुछ पता कराया और क्योंकि अब सब सामने आ चुका था, इसीलिए सूरज चुप बैठने वाला नहीं था। शाम के समय सब लोग अपने घर पर ही थे। शर्मिला जी ने सूरज के समझाने पर सोनी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा और इधर नीतू भी उसका ध्यान रख रही थी, क्योंकि नीतू इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि सूरज ने उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया है। कुछ ही देर में सूरज आग के दहकते हुए गोले की तरह गुस्से में घर पहुंचा और दरवाजे से अंदर घुसते ही बहुत तेज आवाज में उसने नीतू को पुकारा। सूरज की इतनी तेज आवाज सुनकर नीतू थोड़ी घबरा गई
और तेज कदमों से नीचे आई। लेकिन जैसे ही वह नीचे आई, सूरज ने बिना उसकी कोई बात सुने एक तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। वह थप्पड़ इतनी तेज मारा सूरज ने नीतू को कि नीतू दूर जाकर गिरी। सूरज को इतना गुस्से में देख शर्मिला जी दौड़ी आईं और उन्होंने नीतू को उठाया। चिल्लाती हुई सूरज से कहने लगी, सूरज, यह क्या बदतमीजी है। तब सूरज बोला, माँ, आज आप बीच में मत आइए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मेहरबानी करके आज आप बीच में कुछ मत बोलिएगा माँ। इसने जो किया है ना, इसके लिए मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा, जान ले लूंगा मैं इसकी। यह कहता हुआ सूरज गुस्से में नीतू की ओर बढ़ा और उसका गला दबाने लगा। नीतू मदद के लिए चिल्लाने लगी, इधर उधर हाथ पैर फेंकने लगी। तब शर्मिला जी और सोनी दोनों बीच में आईं और जैसे तैसे करके उन्होंने सूरज को दूर हटाया। तभी गुस्से में चिल्लाता हुआ सूरज बोला, हट जाइए आप दोनों, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा मैं इसे आज। यह सब बातें सुनकर वे दोनों सूरज को हटाने लगीं और गुस्से में शर्मिला जी ने उसे थप्पड़ मार दिया। तब सूरज बोला कि माँ, अगर मैंने आपको बता दिया कि उसने कितनी घटिया हरकत की है, तो आप भी इसके साथ वही करेंगी जो मैंने किया है। आज के बाद मैं इसे इस घर में नहीं देख सकता हूँ। इसके जैसी घटिया औरत को मैं अपने आसपास भी नहीं देखना चाहता। लेकिन सूरज, हुआ क्या है जो बहू के साथ तू ऐसा बर्ताव कर रहा है? मुझे सच बता कि क्या हुआ है जो तू ऐसा व्यवहार कर रहा है। शर्मिला जी ने सूरज को रोकते हुए कहा। तो सूरज बोला, इसी से पूछिए ना कि इसने क्या किया है। नीतू, सच सच बता सबको, सब बात सच सच बताओ कि तुमने क्या किया है और सोनी के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे किसका हाथ है। यह सुनते ही नीतू की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, क्योंकि उसे तो पता ही था यह सब किसका किया धरा है। लेकिन नीतू ने अपनी बहन से यह काम करने के लिए कहा था, इसीलिए नीतू हड़बड़ाती हुई बोली, क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानती। नीतू के इतना कहते ही गुस्से से सूरज फिर उसकी ओर बढ़ा और कहा, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा नीतू, सच सच बता सबको, वरना मैं अभी की अभी जो कंप्लेंट मैंने दर्ज करवाई थी उसके आधार पर तुझे 7 साल तक की जेल की हवा खिला सकता हूँ। या तो सच सच बता दे, वरना तुझे अच्छे से पता है कि मैं तेरा क्या करूँगा क्या नहीं। तो अपनी बहन की ओर देखती हुई नीतू बोली, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया है दीदी ने किया है। इन्होंने ही वह फोटोज भेजी थीं, मैंने उनसे कुछ करने का नहीं कहा। जैसे ही नीतू ने अपनी बहन का नाम लिया, वैसे ही नीतू की बहन भी घबरा गई और बोली, तुम मुझे क्यों फंसा रही है? मैंने तो सब कुछ तेरे कहने पर ही तो किया। और मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया, जो भी किया सब तूने ही तो किया। दोनों ही फिर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगीं और ऐसे ही उन दोनों ने एक दूसरे की पोल खोल दी और ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा लगा कर सच को सबके सामने खोल दिया। उनकी बातें सुनकर सोनी और शर्मिला जी के पैरों तले तो ज़मीन ही निकल गई। तभी दरवाजे से किसी की आवाज़ आई, छी भाभी, अपनी ननद से अपनी जलन में आप इतना भी भूल गईं कि आप एक औरत हैं और एक दूसरी औरत के साथ आपने इतनी घटिया हरकत की। सूरज ने चौंकते हुए पीछे मुड़कर देखा तो यह कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जिससे सोनी की शादी होने वाली थी। यह सब देखकर सूरज चौंक गया। दामाद जी, आप यहाँ कैसे? तब उसने बताया कि यह सारी फोटोज किसी ने उसके फ़ोन पर भी उसे भेज दी थीं और इसी बारे में वह बात करने के लिए यहाँ सूरज के पास आया था। तब वह लड़का बोला कि ठीक ही हुआ भैया कि मैं यहाँ सही समय पर आ गया और मैंने अपने कानों से मैंने पूरा सच सुन लिया, वरना शायद मुझे यकीन भी ना होता। कितनी घटिया हैं भाभी आप।
आपने अपने स्वार्थ के चलते हम दोनों की ही ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। आपने एक बार भी यह नहीं सोचा कि अगर आपकी ननद की यह फ़ोटोज़ गलती से किन्हीं गलत हाथों में चली गई तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। लोग इसका कितना गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। आपने अपने स्वार्थ के चलते इतनी घटिया हरकत की। कितनी ओछी सोच है आपकी। अरे भाभी, आपके जैसी औरत तो औरत कहलाने के लायक ही नहीं है। तब सूरज ने उस लड़के को समझाया और वह भी सब कुछ समझ चुका था, क्योंकि अपने कानों से उसने पूरा सच सुन लिया था। अब सूरज ने उस लड़के को उसके घर छोड़ दिया और अपने घर पर कुछ भी ना बताने के लिए कहा। वह लड़का भी पारिवारिक स्थितियों को समझते हुए सूरज से बोला कि भैया, यह बात हम दोनों के बीच ही रहेगी, आप परेशान मत होइए। लेकिन अब सूरज के लिए नीतू को माफ़ कर पाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन अपनी बहन की शादी तक मजबूरन उसे चुप रहना पड़ा। लेकिन अगले दिन जैसे ही सोनी की विदाई हुई, साथ में सूरज ने नीतू को भी अपने घर से चलता कर दिया और कहा कि दोबारा मेरे घर में झांकने की कोशिश भी मत करना। तेरे जैसी घटिया औरत को मैं अपने घर में नहीं देख सकता, जो आज छोटी छोटी बातों के लिए इतना नीचे गिर सकती है, कल को वह कुछ भी कर सकती है। आज के बाद मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, निकल जा मेरे घर से। सूरज ने धक्के मारकर नीतू को घर के बाहर धकेल दिया और तलाक के कागज़ उसके घर भिजवा दिए। थोड़े दिनों तक तो नीतू अपने घर पर आराम से रह रही थी, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही उसके घर वालों को भी वह बोझ लगने लगी। लेकिन सूरज उसे वापस अपने घर में रखने को तैयार नहीं था। अब नीतू अपने मायके में ही अपने कर्मों की सज़ा भुगत रही है। चाहकर भी सूरज उसे उसकी इस गलती के लिए माफ़ नहीं कर पाता, जबकि शर्मिला जी ने कई बार कोशिश की, लेकिन वह अपने बेटे को नहीं मना पाई और आज भी वह इस उम्मीद में कोशिश कर रही हैं कि अपनी बहू को ना सही, लेकिन अपने पोते पोतियों की माँ को उस घर में वे वापस ले आएं। लेकिन सूरज ने अपनी पत्नी को उसके कर्मों की जो सज़ा दी, क्या आपकी नज़रों में वह सही है या गलत? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली, हमें यह भी बताइएगा। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल से जुड़े रहें। प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। ऐसी ही वीडियोज़, ऐसी ही कहानियाँ मैं आपके लिए रोज़ लाती रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।